डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपना टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल हेडिंग लगाते हैं हम, वर्ग और वर्गमूल। छोटी कक्षाओं में बहुत बार हमने ये पढ़ा था, वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। क्या चीज होती है वर्ग? वर्ग होता क्या है? एक्चुअली वर्ग है क्या चीज? वर्ग जैसे हमने क्लासों में छोटी कक्षाओं में एक आकृति पढ़ी थी, चार भुजाओं से, चार बराबर भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों, वर्ग कहलाता है। A closed figure with four equal sides, all angles are equal to 90 degree, that is called square। एक ऐसी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसे वर्ग कहा जाता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, और चारों कोण क्या क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के। इसे क्या कहा जाता है? वर्ग। यानी इसकी भुजा की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं हम? भुजा। इसकी वर्ग की एक साइड को क्या बोला जाता है? भुजा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तब हमने लिखा था भुजा स्क्वायर। यानी एक पर्टिकुलर कोई चीज की मेजरमेंट करना हो, पर्टिकुलर कोई किसी चीज का अपने को पता लगाना हो कि पूरी का पूरा वो क्षेत्र कितना है, जिसकी बराबर बराबर भुजाएं हो, विमाएं क्या हो जिसकी बराबर हो, उसी को हमने क्या कहा? वर्ग। उसी को हमने क्या कहा था? वर्ग। तो बात करते हैं अपना इस टॉपिक वर्ग की, कि ये वर्ग होता क्या है। एक्चुअल में ये वर्ग क्या होता है? एक्चुअल में ये वाला वर्ग क्या होता है? सेम वही प्रोसेस, चीज तो यही है जो यहां हमने लिखी है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के क्या तरीके हैं? यदि किसी प्राकृत संख्या m का, यदि किसी प्राकृत संख्या m को m का वर्ग n स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि m एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, तो m एक वर्ग संख्या है। m एक वर्ग संख्या होती है। m क्या होती है? वर्ग संख्या होती है। इसका गणितीय निरूपण क्या है? वर्ग और वर्गमूल का गणितीय निरूपण, वर्ग तथा वर्गमूल का गणितीय निरूपण। वर्ग और वर्ग का, वर्गमूल का गणितीय निरूपण, यानी गणितीय विधि में इसको कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, किसी संख्या, किसी संख्या, किसी संख्या m का वर्ग, m का वर्ग कैसे लिखेंगे हम? m गुणा में m अर्थात m स्क्वायर। क्या लिखेंगे? m गुणा में m अर्थात m स्क्वायर। दूसरा, ये तो क्या हो गया? वर्ग का गणितीय निरूपण। क्या हो गया? वर्ग का जो गणितीय निरूपण होता है वो ये होता है। अब देखिए, किसी वर्ग संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या m का, m का, m का पूर्ण वर्ग, m का वर्गमूल, सॉरी, m का वर्गमूल, तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट m, अंडर रूट m। यहां दो भी लगा होता है, लेकिन ये दो क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। ये दो क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, m का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ m। यहां तक बात समझ में? अब देखना है, देखें, देखिए, वर्ग के गुणधर्म, वर्ग के गुणधर्म, वर्ग के गुणधर्म। अब वर्ग के गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। यहां लिखता हूं मैं 1 से 10 तक संख्याओं के वर्ग, संख्याओं के वर्ग, और इसी में आपको सारी चीजें बता दूंगा। इसी में इसके सारे के सारे गुणधर्म पढ़ाऊंगा।
1 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अपने वर्ग की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि किसी एक जैसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। एक ही जैसी एक ही प्रकार की संख्या को यदि 2 बार गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी अपने को? वर्ग संख्या। अब गुणधर्मों की बात करें तो यहां देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। किसी पूर्ण संख्या का वर्ग करने पर अपने को प्राप्त संख्याएं कौन सी हैं? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 कौन सी संख्या है? ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या होता है। किसी पूर्ण संख्या का जो पहला गुणधर्म है वो देखिए, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये तो बात हो गई पूर्ण संख्याओं की। यदि मैं ऐसा लिख दूं कि -5 का वर्ग, तो क्या करेंगे? -5 गुणा में -5, माइनस में माइनस गुणा होके क्या हो गया? प्लस का, और 5 गुणा 5 होके क्या हो गया? 25। 5 गुणा 5 होके क्या हो गया? 25। यानी हम देखें कि ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, यदि ऋणात्मक पूर्णांक का भी वर्ग करें, इसका ऋणात्मक पूर्णांक का भी वर्ग करें तो भी अपने को क्या प्राप्त होगा? एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो यहां लिख देंगे, पूरा पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या भी किस में आती है? पूर्णांकों में आती है। पूर्णांक की हमने पढ़े थे, पूर्णांक में 3 प्रकार पढ़े थे, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक उदासीन। ऋणात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस अनंत से, -2 -1, ये 0 1 2 3 यानी प्लस अनंत। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के सभी पूर्णांकों का वर्ग क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो कोई गलत नहीं है ना? तो लिख सकता हूं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सभी पूर्णांकों का वर्ग, सभी पूर्णांकों का वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। वर्ग के लिए यह बात सत्य है, लेकिन वर्गमूल के लिए सत्य नहीं है। अगर -25 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहोगे ना आप, -25 का वर्गमूल, तो -25 का वर्गमूल ज्ञात इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या, यानी आयोटा लग जाएगा इसमें। क्या लगेगा? आयोटा। तो ये वाला एक अपवाद है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। अभी यहां देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, 1 का वर्ग किया 1 प्राप्त हुआ, 2 का वर्ग किया 4 प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग 9 प्राप्त हुआ, 4 का वर्ग 16 प्राप्त हुआ, 5 का वर्ग 25 प्राप्त हुआ, 6 का वर्ग 36 प्राप्त हुआ, 7 का वर्ग 49 प्राप्त हुआ, 8 का वर्ग 64 प्राप्त हुआ, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहां देखिए इनमें 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यानी 0 से लेकर अगर 9 तक की संख्याओं की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन कौन सी नहीं आई है? 1 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 और 8 नहीं आया। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या के, किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होगा। किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 3 7 व 8 कभी नहीं होगा, 8 कभी नहीं होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, 1 का वर्ग किया 1 प्राप्त हुआ, 9 का वर्ग किया 81 प्राप्त हुआ, 2 का वर्ग किया 4 प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग 9 प्राप्त हुआ, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 तरीके से प्राप्त हुआ। 10 का वर्ग करते ही अपने को क्या प्राप्त हुआ? 100। अर्थात शून्य का, किसी भी
अंक के आगे, किसी भी अंक के आगे शून्य लगा हुआ है, जब वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या में हमेशा कितने शून्य मिलेंगे अपने को? 2। यानी शून्य हमेशा जोड़े में मिलेगा। क्या मिलेगा? किसी संख्या के, किसी शून्य इकाई अंक वाली संख्या का, शून्य इकाई अंक वाली संख्या का, अंक वाली संख्या का वर्ग हमेशा वर्ग में, के का नहीं, के वर्ग में, संख्या के वर्ग में हमेशा इकाई व दहाई पर, इकाई व दहाई के स्थान पर, इकाई व दहाई के स्थान पर शून्य मिलेगा। कोई भी शून्य वाली संख्या देख लो, कोई भी शून्य वाली संख्या देख लो जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 0। 100 का करेंगे, 10 का करेंगे तो कितना आएगा? 100। 20 का करेंगे तो कितना आएगा? 400। 30 का करेंगे तो कितना आएगा? 900। 100 का करेंगे तो 10,000। कितना आएगा? 10,000। यानी शून्य हमेशा किस में मिलेगा आपको? जोड़े में मिलेगा। शून्य हमेशा किस में मिलेगा? जोड़े में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार रहने देते हैं, थोड़ा इसमें से और निष्कर्ष निकालते हैं हम क्या क्या होता है। देखिए 1 और 9 को देखो, 1 और 9 का जब भी वर्ग करते हैं इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। 2 और 8 का जब भी वर्ग करते हैं इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। 3 और 7 का जब भी वर्ग करते हैं इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है। 4 और 6 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5 और 0 का इकाई अंक 0। 0 और 5 का इकाई अंक हमेशा वही रहता है। तो लास्ट पॉइंट है अपना पांचवा। पांचवें का पहला पॉइंट, 1 तथा 9 इकाई अंक वाली, इकाई अंक वाली संख्याओं का, संख्याओं के वर्ग में, के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक हमेशा हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। दूसरी बात करें, 2 तथा 4, 2 तथा 8, 2 तथा 8 इकाई अंक वाली संख्याओं का, अंक वाली संख्याओं के वर्ग में इकाई अंक हमेशा 4 होगा। अर्थात ऐसे कोई 4 वाली संख्या मिल जाए तो अपने को उसके वर्गमूल में 2 और 8 आएगा। उल्टा भी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट इसका, 3 व 7, 3 तथा 7 इकाई अंक वाली संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 9 होगा। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट, 4 तथा 6 इकाई अंक वाली संख्याओं के वर्ग में हमेशा कैसा अंक मिलेगा? 6 होगा। अगला पॉइंट पांचवा, 5 इकाई अंक वाली, 5 इकाई अंक वाली संख्या, संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में इकाई अंक क्या रहेगा? 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। 5 वाले में 5 ही होगा। और छठा, 0 वाले में 0 इकाई, 0 इकाई अंक वाली संख्या में के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन निकल गया। अब यदि आपको 0 मिल जाए, क्या आ जाए? 0, अकेला 0 आ जाए तो क्या आप 0 को कर सकते हो वर्गमूल? नहीं कर सकते। यहां 0 की भूमिका, यहां हम क्या पढ़ेंगे? 0 की भूमिका क्या होती है इस वर्ग और वर्गमूल में, तो देखते हैं 0 की भूमिका। शून्य का क्या क्या काम है और शून्य कैसे ज्ञात? वर्ग तथा वर्गमूल में शून्य की भूमिका, वर्ग और वर्गमूल में शून्य की भूमिका की बात करते हैं। वर्ग तथा वर्गमूल में शून्य की भूमिका,
तो भूमिका देखते हैं, वर्ग तथा वर्गमूल में शून्य की भूमिका क्या होती है। दो ही भूमिकाएं होती हैं। क्या वो कितनी भूमिकाएं होती हैं? दो ही। यदि, जैसे पहली भूमिका, यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 1000 आ जाए, 1250 आ जाए, 13500 ये आ जाए, ये सारी की सारी संख्याएं क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्याओं में शून्य है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरी भूमिका, यदि किसी संख्या में सम संख्या के अंत में, देखो के अंत में सम संख्या में शून्य है तो उसके वर्गमूल में उस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के शून्यों की संख्या से पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या में शून्यों की संख्या की आधी होगी। शून्यों की संख्या की आधी होगी। अर्थात क्या बोल रहा है ये? कहने का भावार्थ देखना। जैसे आपको एक 400 दिया गया, एक दिया 90,000, कितना दिया? 90,000, और एक दिया मान लो 10 लाख। कितना दे दिया? 10 लाख। ठीक है। अब देखो 400 का जब जैसे ही हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, मैंने क्या कहा था? जिस सम संख्या या कितने जीरो? 2, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। यदि हम 400 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी अंडर रूट 400 करते हैं, तो मैंने ये कहा कि इसके वर्गमूल की जो संख्या आएगी, 4 का वर्गमूल 2 होता है, आगे जीरो लगाने के लिए हमें एक जीरो लगाना। यहाँ 2 है तो इसकी आधी हो जाएगी। यहाँ क्या है? 90,000, और 90,000 का जैसे ही हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 300। सॉरी, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल? जीरो कितने? 4, 4 का मतलब 2 जीरो आ जाएंगे। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 300। जैसे ही 10 लाख का हमने वर्गमूल निकाला, तो 10 लाख के वर्गमूल में कितने जीरो? 6 जीरो। एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्गमूल 1, और वर्ग भी करें तो एक तो भी 1। यहाँ जीरो कितने? 2 2 4 6, कितने आएंगे? 1 2 3। दैट्स ऑल। ये है वर्ग और वर्गमूल में शून्य की भूमिका। इसके बाद में आगे चलते हैं वर्ग और वर्गमूल के कुछ रोचक प्रतिबंध। वो प्रतिबंध क्या है? देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल के कुछ रोचक प्रतिबंध। प्रतिरूप लिखिए। बात करें पहले रोचक प्रतिरूप की, तो पहले रोचक प्रतिरूप के आपने छोटी कक्षाओं में कभी पढ़ा होगा, सीरीज में पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा होगा, त्रिकोणीय संख्याएं। श्रेणी जब आप पढ़ते हो, रीजनिंग में श्रेणी का टॉपिक आता है, गणित में भी श्रेणी का जब टॉपिक आता है, तो उसमें आप पढ़ते हैं संख्या, और संख्याओं में पढ़ते हैं त्रिकोणीय संख्या। पहले तो ये बताओ त्रिकोणीय संख्या होती कौन सी? अर्थात त्रिकोणीय का मतलब क्या है? त्रिभुजाकार संख्याएं। जिन संख्याओं का निरूपण हम त्रिभुज के रूप में कर सकते हैं, वो त्रिभुजाकार संख्याएं या त्रिकोणीय संख्या कहलाती हैं।
ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्याओं की बात करूं, पहली त्रिकोणीय संख्या है 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या है 3, तीसरी है 6, चौथी है 10, फिर 15, उसके बाद में 21, 21 के बाद में 27, 27 के बाद में 35, इस तरीके से आगे संख्याएं चलती जाती हैं। ये एक श्रेणी है। श्रेणी क्या है, देखिए यहां हमने एक सीरीज का क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट होता है, यहां मैंने 2 जोड़ा, फिर यहां मैंने 3 जोड़ा, यहां मैंने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर मैंने 5 जोड़ा, यहां मैंने 6 जोड़ा, यहां पे मैंने 28 आएगी, सॉरी 7 जोड़ा, और 9 जोड़ते कितना हो जाएगा, 28 और 9 37, कितना जोड़ा, सॉरी 8 जोड़ना है, 36, कितना जोड़ना है, 36, फिर 9 जोड़ना है, क्रमागत जोड़ रहे, 1 में 2 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा, 2 में 1 में 2, फिर 3 में 3, 4 में सॉरी 6 में 4, 10 में 5, 15 में 6, 21 में 7, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये संख्याएं कौन सी होती है, जब इनका चित्रीय निरूपण करते हैं ना, तो 1 का चित्रीय निरूपण ऐसा होता है, 3 का चित्रीय निरूपण ऐसा होता है, 6 का जब चित्रीय निरूपण करेंगे तो अपने पास ऐसा चित्रीय निरूपण आएगा, 10 का जब चित्रीय निरूपण करेंगे तो ऐसा चित्रीय निरूपण आएगा। कौन सा है, त्रिकोणीय, कौन सा है, त्रिकोणीय। मतलब ये संख्याएं कैसी हैं, सीरीज की, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहां से सीरीज का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वर्गाकार संख्याएं भी होती हैं, घनाकार संख्याएं भी होती हैं, अलग अलग श्रेणी में, जब हम श्रेणी क्रम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, इन त्रिभुजाकार संख्याओं को या त्रिकोणीय संख्याओं को, इनसे वर्ग के लिए एक रोचक प्रतिरूप कैसे बनाते हैं। यदि हम 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ दें 1 और 3, तो अपने को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है, 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग, त्रिकोणीय संख्याओं का योग हमेशा क्या प्राप्त होगा, संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। त्रिकोणीय संख्याओं का जब भी हम योग करते हैं तो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। देखिए 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16, 15 प्लस सॉरी 10 + 15 या 15 + 10 कर दो 25, आगे देखो 15 + 21 = 36, 21 + 28 = 49, 28 + 36 = 64। इस तरीके से और भी संख्याएं होती हैं आगे, इस तरीके से और भी आगे बहुत सी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याओं को हमने देखा, इनमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना प्राप्त। तो यहाँ क्या हो गया, त्रिकोणीय 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यदि आपको क्वेश्चन में दे दे कि 64 को 2 त्रिकोणीय संख्याओं के योग के रूप में दर्शाइए या बताइए, 64 के 2 त्रिकोणीय संख्याओं के रूप में बताइए कि 64 का मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 28 + 36, 28 + 36। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बताया मैंने। आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं और सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला देखिए इसका, अगले में क्या करेंगे, यदि अपने पास में ये त्रिकोणीय संख्या तो दे दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया आ जाए, जैसे दूसरा क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या आ जाए, क्रमागत यदि विषम संख्याओं का योग आ जाए। अब बताइए विषम संख्याएं कौन सी होती है, पहले तो ये लिखो कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं, क्रमागत विषम संख्याएं। और विषम संख्या क्या होती है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं। क्रमागत की बात यह है, आप यहां से लेके यहां तक नहीं जोड़ सकते कि 11 13 15 17 19 21 इनको जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, नहीं।
क्रमागत का मतलब होता है यहां से लेके स्टार्टिंग की जितनी भी संख्याएं आप जोड़ोगे, जितनी संख्याएं जोड़ोगे उतनी ही संख्या का वर्ग हो जाएगा। जैसे एक, मैंने क्या किया, ये किसका वर्ग होता है, एक का वर्ग एक। फिर मैंने जोड़ दिया मान लो 1 + 3, अर्थात कितनी संख्याएं जोड़ी, 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा। ऐसे जोड़ दिया मैंने 1 + 3 + 5, कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। जोड़ के देख लेना, 1 + 3 + 5 + 7, 4 संख्याएं जोड़ी, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 संख्याएं जोड़ी, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब इसमें सर आपने ये क्यों बताया, इतना लंबा चौड़ा तो प्रोसेस इसमें आता ही नहीं, नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन आपसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में, जैसे आपको दे दिया 9801, क्या दे दिया, 9801 में कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो क्या बताओगे आप, 98 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, सॉरी 99 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, 99 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। सीधा सीधा बता दिया। ऐसे तो बाद में निकालने के लिए बैठोगे, एक से लेके जोड़ोगे, 1 2 3, आपको क्या बताना है, यहां देखो जितनी संख्याएं जोड़ते हैं, जैसे 1 जोड़ा तो 1 का वर्ग हुआ, 2 जोड़े तो 2 का हुआ, 3 जोड़ा तो 3 का हुआ, 4 जोड़ा तो 4 का हुआ, 5 विषम संख्याएं जोड़ी तो 5 का हुआ। यदि हम 50 जोड़ेंगे तो 50 का होगा, यदि हम 5000 जोड़ेंगे तो 5000 का होगा। बात समझ में ही ना, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब क्या पूछ सकता है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के मध्य संख्याएं कितनी हो सकती है, क्या पूछेगा, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के मध्य संख्याएं कितनी होती हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, दो क्रमागत संख्याओं के, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कुल संख्याएं होंगी। आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 12 और 13, 12 का स्क्वायर व 13 के स्क्वायर के मध्य संख्या बताओ, मध्य संख्या बताओ, संख्या होंगी, क्या करोगे, उदाहरण दे दिया, मान लो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के मध्य संख्या होंगी, तो क्या करोगे आप, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169, लिखने बैठोगे 144 145 146 168 169, बैठोगे क्या, लिखने के लिए बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, समय, और वो अपने पास एग्जाम में होता नहीं है, समय अपने पास एग्जाम में होता नहीं है। लॉजिकल टाइप, लॉजिकल क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। क्या करना है आपको, छोटे वाली संख्या क्या है, 12 का दुगुना, 12 गुणा 2 बराबर 24, 12 के स्क्वायर व 13 के स्क्वायर के मध्य कुल संख्याएं 24 होंगी। कुल संख्याएं कितनी होंगी, 24, गिन लो, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68, कितनी होगी, 15, 15 और 9 24, कितनी होगी, 24। कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, इतना सा छोटा सा सिंपल सा मेथड है। यदि दो क्रमागत संख्याएं दे दी और उन संख्याओं के बीच में संख्याएं पूछी हैं, तो आप क्या बताओगे, छोटे वाली संख्या का दुगुना, क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, मध्य कुल संख्याएं होंगी बराबर छोटी संख्या का, छोटी संख्या गुणा में 2, छोटी संख्या को 2 से गुणा कर देना, जो भी संख्या आपको मिले उनमें छोटी संख्या को 2 से गुणा कर देना। बता दो जल्दी से, 99 गुणा में 99 का वर्ग तथा 100 के वर्ग के मध्य, 99 का वर्ग कितना होता है, 9801, 100 का वर्ग होता है 10,000, देखो कितना होता है, 100 का वर्ग, 99 का 9801 और 100 का वर्ग कितना होता है, तो यहां से निकालेंगे 99 गुणा में 2, कितना आएगा, 198, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 198। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर इन दोनों का वर्ग निकाल के बता सकते हैं, कोई बात नहीं, बता दो, 226 का वर्ग, यहां से बताओ, पहले 225 का वर्ग करोगे फिर 226 का वर्ग करोगे, समय लगेगा, इससे अच्छा सीधा सीधा करो ना, 450।
1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का ही नहीं है, 15 सेकंड का क्वेश्चन है। जिस 15 सेकंड के क्वेश्चन को हम सिंपली हल कर सकते हैं, उसमें क्यों अपने इतना टाइम लगाए। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये बात हो गई, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य कुल संख्याएं होंगी, और छोटी संख्या क्या होंगी, छोटी संख्या का गुणनफल, छोटी संख्या का दुगुना। अगला पॉइंट, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। देखिए कैसे, कोई भी क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल आ जाए, कोई भी क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल, अर्थात मान लो मैं एक संख्या लेता हूं, पहले एग्जांपल लेता हूं, इसमें हल आगे लिखेंगे, यहां लिख दूंगा मैं उत्तर, थोड़ा सा इसको नीचे उदाहरण के रूप में समझाता हूं। पहले पहले उदाहरण समझाऊंगा, बाद में आप बताओगे खुद सूत्र क्या बनेगा। 12 व 14 का गुणनफल होगा, 12 व 14 का गुणनफल होगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, 12 और 14 के बीच में संख्या कौन सी है, मध्य संख्या कौन सी है बताओ, 13। 12 व 14 के बीच में मध्य संख्या क्या है, 13। आपको क्या करना है, 13 का वर्ग और इसमें से एक घटा दो, इसमें से एक घटा दो। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 168। 12 को 14 को गुणा करके देख लो, पहला हो गया। दूसरा देखिए, 27 व 29 का गुणनफल होगा, 27 और 29 का गुणनफल होगा। इनके बीच की संख्या क्या है, 28। 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग कितना होता है, 924, सॉरी 28 का वर्ग 729, 8 8 64 4 32 784। 28 का वर्ग कितना होता है, 84। बीच की संख्या मध्य संख्या 28, 28 का वर्ग माइनस 1, 784 माइनस 1 कितना हो गया, 783। कर लो, 27 व 29 को गुना, 27 गुना 29, 9 संतो 63, 783। 27 29 का कितना आ गया, 783। ठीक है, अभी मैंने जो लिखा है दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, दी गई संख्याओं के मध्य संख्या का वर्ग माइनस 1, गुणनफल बराबर क्या होगा, दी गई संख्याओं के मध्य संख्या का वर्ग माइनस 1। जितनी भी जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनके बीच की संख्या का वर्ग करना है और उसमें से एक घटा देना है, आपको उत्तर क्या प्राप्त होगा, जो आपको चाहिए वो उत्तर आपको मिल जाएगा। अर्थात जो बीच में कोई गुणनफल होगा वो गुणनफल आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके ये वर्ग तथा वर्गमूल के कुछ रोचक प्रतिरूप है वो खत्म होते हैं। कुछ अन्य प्रतिरूप और है, अन्य प्रतिरूप का मतलब देखिए, वर्गों के कुछ अन्य प्रतिरूप, वर्गों के कुछ अन्य प्रतिरूप देखो कैसे। पहला, 1 गुणा में 1 अर्थात 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 गुणा में 1 कितना आएगा 1। 11 का वर्ग 11 गुणा में 11 1 2 1। 111 का वर्ग 111 गुणा में 111 1 2 3 2 1। 1 2 3 4 3 2 1।
बात समझ में आएगी आपके? यदि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आएगा, 11 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 से 2 तक चलेंगे। 1 1 कितनी बार आया? 2 बार। 1 2 चले फिर वापस, पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते क्रम में। पहले बढ़ते क्रम में 1 2 3, फिर 2 1, 1 2 3 4, 3 2 1, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। यदि यहाँ 9 संख्या आ जाए तो 9 तक बढ़ेंगे और 9 से विपरीत चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रतिरूप देखिए। 1 का वर्ग कितना आता है? 1 का वर्ग कितना आता है? 1 गुणा में 1 बराबर 1। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 गुणा में 11 बराबर 121। 101 का वर्ग क्या आ जाएगा? 101 का वर्ग 101 गुणा में 101 यानी 10201 कितना आएगा? 10201। 10101 का वर्ग, 10101 का वर्ग, सॉरी 1001 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा? 1001 गुणा में 1001 बराबर 1002002 1 2 3 1 गुणा में 1 2 3 1 बराबर क्या आएगा? बात समझ में आई? 1 का वर्ग यानी 1, 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10201, 10201। 1001 का वर्ग कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 2001। और 10,001 का वर्ग कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 20,001। इसी तरीके से आगे ये पैटर्न चलेगा। तीसरी बात, यदि इकाई अंक 5 वाली संख्या, इकाई अंक 5 हो तो वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करना, तब हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? क्या हो? यदि इकाई अंक 5 हो तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 15 का वर्ग 225। 25 का वर्ग 625। 35 का वर्ग 1225। 45 का वर्ग 2025। कैसे आया है? कैसे आया? यहां क्या था? 0.5। यहां क्या था? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 0 से 1 बढ़ाओ, 0 से 1 आगे बढ़ाया तो कितना आया? 1। 1 से 0 को गुणा करेंगे तो 0। 1 से 0 गुणा करेंगे तो 0। यहां देखो 5, 5 का वर्ग तो 25 मैंने लिख दिया। 5 का वर्ग तो क्या लिख दिया? 25। इधर क्या है? 1। 1 से आगे 2, 1 गुणा में 2, क्या लिखा? 1 गुणा में 2। 25 का वर्ग यानी 5, 5 आ गया, 5 का 25, और 2 से आगे कौन है? 3, 2 गुणा में 3 6। 35 का वर्ग 25, 25 का तो 25, 3 से आगे 4, 4 गुणा में 3 12, 12 25। इसी तरीके से 55 का वर्ग करेंगे तो 25 का 25, और ये 5 है, 5 के आगे 6, 6 पंजो 30। 65 का वर्ग 25 का 25 रहेगा, 6, 6 की जगह क्या कर देंगे? 7, 7 6 का 42। 75 का वर्ग 25 का 25, 7 8 56। 85 का वर्ग 25 का 25, 9 संतो 72। 95 का वर्ग 25 का 25, 9 दाएं 90। 105 का वर्ग 25 तो 25 आएगा, 10 से आगे 11, 110 25। 115 का वर्ग 25 का 25 लिख दो, 11 से आगे 12, 11 को 12 से गुणा करेंगे 132, यानी 132 25। कभी भी इस तरीके का कोई भी वर्ग मिले आपको और ऐसा कोई वर्गमूल में मिले तो इसको छोड़ देना, बाकी के टुकड़े कर लेना, इसको छोड़ देना, बाकी के क्रमागत टुकड़े देखना, तो आपको सीधा डायरेक्ट आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ अन्य प्रतिरूप होते हैं वो थे। अब बात करते हैं, अपने को 2 वर्ग संख्याएं दे देगा। कितनी वर्ग संख्याएं दे देगा? 2 संख्याएं दे देगा, और तीसरी कोई ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए देगा जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरन त्रिक। जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरन त्रिक। अब ये जो पाइथागोरन त्रिक होती है, ये काम कहां आती है, क्यों काम आती है? पहले तो ये बताओ पाइथागोरन होता क्या है? पाइथागोरस नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस प्रमेय भी नाम सुनी होगी। ये लागू किसमें होती है? समकोण त्रिभुज में। किसमें लागू होती है? समकोण त्रिभुज में। अब मैं बात करता हूं पाइथागोरस त्रिक की। पाइथागोरस त्रिक कुछ एक
इस प्रकार की संख्याएं देगा अपने को, 2 3 5 तीनों क्या है पाइथागोरस त्रिक, 6 8 10 ये भी क्या है पाइथागोरस त्रिक, 7 15 और 17, 8 15 और 17, 8 15 17 होगा 64, हाँ 8 15 और 17। इस तरीके की अपने को कुछ ट्रिक देगा, 3 संख्याएं देगा। ये क्या है पाइथागोरन त्रिक, ये भी क्या है पाइथागोरन त्रिक, ये भी क्या है पाइथागोरन त्रिक। है क्या चीज, क्या चीज होती है जब हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक कोण होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, और 90 डिग्री की जो एक भुजा होती है इसको बोला जाता है आधार, और एक को बोल देते हैं लंब। अब बात करें पाइथागोरस की, पाइथागोरस प्रमेय, और ये क्या होती है कर्ण स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहां से निकलती है पाइथागोरस त्रिक। और वो क्या होती है, यदि अपने को दी गई है कोई एक संख्या, पाइथागोरस त्रिक के लिए जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके सूत्र होते हैं। पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या ये क्या होती है बराबर 2m, दूसरी संख्या बराबर होती है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं होती हैं इसलिए बोला जाता है इनको त्रिक, तीसरी संख्या होती है m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पाइथागोरस त्रिक होती है, बहुत ज्यादा काम आती है एग्जाम में, बहुत ज्यादा काम आती है। क्वेश्चन कैसे देगा, उदाहरण देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है इस तरीके का, संख्या 14 की अन्य पाइथागोरस त्रिक बताइए। किसकी बतानी है 14 की, सम संख्या दे रखी है, जब भी सम संख्या दी हुई हो आपको क्या मानना है उसको 2m माना, 2m बराबर 14, तो m बराबर कितना आ गया 14/2 7। पहली क्या आ गई, पहली तो 14 है ही है, एक संख्या तो दे रखी है, दूसरी के लिए m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 बराबर 48, दूसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 बराबर कितनी होगी 50। अतः पाइथागोरस त्रिक, अतः त्रिक पहली 14, त्रिक कौन सी होगी पहली 14, एक 48 होगी, एक होगी 50, ये पाइथागोरस त्रिक होगी, ये क्या हो गई आपकी पाइथागोरस त्रिक। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाते हैं, यहां तक तो हमने वर्ग की बात की थी कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, क्या करें वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी संख्या दे सकता है, कोई बड़ी संख्या दे देगा, छोटी संख्या दे देगा, उनको तरीका अलग अलग है। छोटी संख्या दे रखी है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो जोड़े बनाकर, यदि बड़ी संख्या दे रखी है तो भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, दशमलव में संख्या दे रखी है तो भी आपको कौन सी विधि लगानी पड़ेगी भाग विधि, और अगर एकदम से छोटी संख्या दे रखी है जैसे 20 तक 25 तक कोई संख्या दे रखी है तो आप उसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप घटाने की विधि है, और घटाना क्या होता है विषम संख्याओं को घटाना होता है, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते जाइए, पहले 1 घटाइए फिर 3 घटाइए फिर 5 घटाइए फिर 7 घटाइए, लंबा प्रोसेस है जो कि एग्जाम में काम का नहीं है। एग्जाम में जो काम का है वो प्रोसेस है आपके भाग विधि, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। और सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका इसका देखना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो संख्याएं दी गई होंगी उन संख्याओं में से पहचान करनी है कि ये पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, और फिर आपको पता करना है कि इसमें कितनी संख्याएं हो सकती हैं, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में पूर्ण वर्गमूल में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। जितने जोड़े बनते हैं उतनी संख्याएं होती हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही संख्याएं पूर्ण वर्ग में मिलेंगी। जैसे अपने को 16 का यदि वर्गमूल ज्ञात करना हो तो यहाँ जोड़ा कितना बन रहा है 1, तो पूर्ण वर्ग जिस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी संख्या मिलेगी
एक। दूसरा देखिए 225, जोड़े कितने बन रहे हैं? 2। मतलब संख्याएं कितनी होगी इसके वर्गमूल में? 15, यानी 2 संख्याएं होंगी। मान लो ऐसा आ जाए 2025, कितने जोड़े बन रहे हैं? जोड़े हमेशा 2 का बनता है, जहां 2 का नहीं बनता वहां 1 का बनता है। यहां भी कितना आएगा? 35 या 45, कितना आएगा? 45। इस तरीके से आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे सकता है, जहां 3 अंकों की संख्याएं बनती हो, जहां 4 अंकों की संख्याएं बनती हो। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें जोड़े कैसे बन रहे हैं। जोड़े देख लिए आपने, कितने जोड़े बने? तो पूर्ण वर्ग संख्या में कितनी संख्याएं आएंगी? 2। जिसमें 3 जोड़े बन रहे हैं 3 आएंगी, 4 जोड़े बन रहे हैं 4 आएगी। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। अब आपको संख्याओं को याद रखना है जो मैंने आपको बताई थी। एक कब आता है? जब 1 व 9 इकाई का अंक हो। 1 तब आता है जब 1 और 9 इकाई का अंक हो। 4 कब कब आता है? 2 व 8 में, 2 व 8 के केस में। फिर 9 कब आता है? 3 व 7 के केस में, 3 व 7। फिर 6 कब आता है? 4 व 6 के केस में। 5 कब आता है? 5 तो 5 वाले में आएगा। 0 कब आता है? 0 वाले में। तो ये चीजें आपके ध्यान में रहेंगी ना। तो देखिए अब ज्यादा आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उस संख्या के भी इकाई अंक में क्या आएगा? 1 और 9 आएगा। 1 और 9 आएगा। तो 4 ऑप्शन में से 2 तो आपके कैंसिल हो गए सीधे सीधे, 1 और 9 आते ही। जैसे और कोई संख्या दे रखी है, 1 और 9 दे रखा है, उनमें से दोनों में देख लो। भाग विधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, भाग विधि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप ऐसे हल कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाग विधि है क्या। सबसे पहले हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं 156 का। इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां मैं लिख देता हूं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, अलग अलग विधियां हैं। चलते रहा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। पहली विधि है क्रमागत विषम संख्याओं को घटाकर, विषम संख्याओं को घटाकर वर्गमूल ज्ञात करना। क्रमागत विषम संख्याओं को घटाकर वर्गमूल ज्ञात करना। दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड कर, अभाज्य गुणनखंड कर वर्गमूल ज्ञात करना। और तीसरी विधि है भाग विधि। तीनों विधियों के मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं। पहली 121 के 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल विषम संख्याओं को, वर्गमूल विषम संख्याओं को घटाकर ज्ञात कीजिए, घटाकर ज्ञात कीजिए। देखिए 121 का वर्गमूल विषम संख्याओं को घटाकर ज्ञात करते हैं। उदाहरण लिया मैंने पहला, 121 में से सबसे पहले क्या घटाओगे? 1, कितना आएगा? 120। अब 120 में से क्या घटाओगे? 3, 117। 117 में से क्या घटाओगे? 5, 112। 112 में से क्या घटाओगे? 9। 12 में से 9 गया 3, 103, 105। और 105 में से 9 गया, 5 पहले से गया और 4 और निकाल दो, 96। 96 में से 11 गया, 85। 85 में से 13 गया, 2, 7, 72। 72 में से 15 गया, 12 में से 5 गया, 7, 6 में से 5, 57। 57 में से 17 गया, कितना बचेगा? 40। 40 में से 19 गया, कितना बचेगा? 21। और 21 में से 21 गया, कितना बचेगा? 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी बार घटाया हमने? 11 बार घटाया। तो 121 का 11 बार प्रक्रिया दोहराई। तो 121 बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 121 बराबर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है बहुत,
डिफिकल्ट भी होता है, धीरे धीरे अगर संख्याएं अगर बड़ी संख्याएं हो तो ये तो नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए जो याद नहीं हो, ये वाले तो याद भी रहता है। 121वां वर्गमूल किसका होता है? 11 का होता है। दूसरा तरीका, दूसरा कौन सा? अभाज्य गुणनखंड कर वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे 2025 का ही ज्ञात करते हैं। दूसरा उदाहरण 2025 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। आपको वहां देगा नहीं, बस आपको तरीका समझा रहा हूं। भाग विधि नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, और भी कोई चीज ध्यान में नहीं रहे तो ऐसे कर सकते हो। इसका करना है 2025 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिखा 2025, 4 5 9, 3 का भाग जाएगा, 6 3 18, 7 3 21, 5 3 15, 6 और 7 13, 13 और 5 18, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 3 15, अब भी 3 का जाएगा, 4 5 9, 7 3 21, 5 3 15, 3 का जाएगा 25, 5 का जाएगा 1। 2025 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा 5, जोड़े बना लो। तो वर्गमूल लिखेंगे 2025 का, तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 यानी 45, यानी 45। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम भाग विधि की ओर। कौन सी विधि? भाग विधि। तीसरा, भाग विधि से 156 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करो। भाग विधि से 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो भाग विधि होती क्या है? ये होती है आपकी भाग विधि 156 25। राइट हैंड से जोड़े बनाने स्टार्ट करने, ये जोड़े हमने बना दिए। सबसे पहले एक से छोटा ऐसा कोई वर्ग देखो, एक से छोटा कि कौन सी संख्या का वर्ग होता है? एक का ही होता है। यहां अपने को क्या रखना है? एक, तो ये आ गया एक। इधर वाले को जोड़ना है, यहां घटाना है, कितना आएगा? 0। आगे वाला क्या उतारेंगे? 56 पूरा का पूरा जोड़ा आएगा। इधर जोड़ा तो कितना हो गया? 2। अब ऐसी संख्या से गुणा करो जिसको गुणा करने पर 56 से या तो 56 के बराबर आ जाए या 56 से कम आए। तो 1 से गुणा करूंगा तो 21 आएगा। 21 तो बहुत छोटा हो गया। 2 से गुणा करके देखो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 23 3 69, 69 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो अपने क्या आएगा? 22। इधर जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे और यहाँ पे 2 उतार देंगे। 56 156 में से 44 गया, उतारा क्या हमने? 25। 2 और 2 4, 2 का 2। अब क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5। तो किसका होगा? पूर्ण वर्ग में 5 आएगा, तो 5 से गुणा कर दो। जैसे ही 5 से गुणा करोगे 24 पंजे 120, 5 पंजे 25 यानी 1225। किसका वर्ग आ गया? 156 25 बराबर 125। इसका वर्गमूल हो गया 125 का। इसका वर्गमूल हो गया 125 का। इस तरीके से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। अब इसमें प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जाते हैं? अब देखिए, अब आती है आपके कंपटीशन के मेन पार्ट, कंपटीशन का मेन पार्ट। और क्वेश्चंस आते हैं 10-12 प्रकार के क्वेश्चन है, वो एक एक क्वेश्चन मैं आपको कल के वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल के क्वेश्चंस के साथ। वो 10-12 क्वेश्चन आपको जरूर करवाए जाएंगे और उन क्वेश्चन पे ही आधारित आपसे क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।